नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। कार्यस्थलों में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और बदसलूकी के मामले सारे कानूनी उपायों के बावजूद अब तक आम बने हुए हैं। ताजा मामला इसलिए ज्यादा हैरान करता है कि वो न्यायपालिका के क्षेत्र से आया है। यूपी की एक महिला जज ने मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी है। उनका आरोप है कि एक जिला जज और उनके करीबियों ने उनका मानसिक और शारीरिक शोषण किया। चिट्ठी में बताया गया है कि जिला जज ने उन्हें रात में मिलने का दबाव बनाया। चिट्ठी में यह भी लिखा है कि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत संबंधित अधिकारियों से भी शिकायत की, लेकिन किसी ने उनसे मामले के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। जज होने के बावजूद वो खुद को न्याय नहीं दिला पा रही। जब ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इसके संज्ञान को लेते हुए उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर महिला जज द्वारा दी गई सारी शिकायतों की जानकारी मांगी है। साथ ही शिकायत से निपटने वाली आंतरिक शिकायत समिति के सामने कार्रवाई की स्थिति के बारे में भी पूछा है। और अब इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। यूपी की एक महिला जज की चिट्ठी वायरल होने पर सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पर जो CJI हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने इस पर संज्ञान लिया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट से प्रशासनिक तौर पर एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के मुताबिक देर रात जब ये चिट्ठी जो है जिसमें CJI से इच्छा मृत्यु की इजाज़त महिला जज ने जो यूपी की एक निचली अदालत में तैनात है उन्होंने मांगी थी, और इसके बाद ये चिट्ठी वायरल हो गई। और इस चिट्ठी जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो इसके बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जो सेक्रेटरी जनरल हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको निर्देश दिया कि वो इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखें और स्टेटस रिपोर्ट मांगें। तो यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल जो सुप्रीम कोर्ट के हैं अतुल कुहेरकर, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि वो एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें और बताएं कि जो महिला जज हैं उनकी कितनी शिकायतें हैं, किस तरह की शिकायतें हाई कोर्ट में हैं, और जो आंतरिक शिकायत समिति है हाई कोर्ट की उसने उन पर क्या कदम उठाया है, किस तरह के ये फैसले लिए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने इस पर संज्ञान लिया, क्योंकि महिला जज की एक चिट्ठी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछली पोस्टिंग के दौरान उनके एक वरिष्ठ जज ने उनका यौन शोषण किया था, और इसको लेकर वो काफ़ी अपने आप को प्रताड़ित महसूस करती हैं। और उन्होंने कहा था कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए CJI जो है उनको इच्छा मृत्यु की इजाज़त दें। ये काफ़ी वायरल हुआ और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने ये कदम उठाया है। हालांकि इस मामले में पहले भी न्यायिक तौर पर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी, याचिका डिसमिस कर दी थी, खारिज कर दी थी महिला जज की, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई थी। लेकिन ये मामला एक बार फिर गर्म हो गया है और अब आगे जो है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के दखल के बाद अब हाई कोर्ट ने भी संज्ञान इस पर लिया है और आगे की जांच हो रही है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। और अब सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता रणवीर सिंह के पास। रणवीर, अब चीफ जस्टिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। महिला जज की वो चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन इस सब के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल इलाहाबाद हाई कोर्ट को ये कहा है कि वो रिपोर्ट दें कि जब ये शिकायत हुई तो शिकायत के बाद क्या कार्रवाई हुई, कितनी बार शिकायतें गई हैं, और साथ ही जो इंटरनल कमेटी होती है, इंटरनल कमेटी ने का स्टेटस क्या है, क्योंकि इंटरनल कमेटी वो होती है जो डिस्कस करती है, जो शिकायत करता है उससे बातचीत करती है और बातचीत के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करती है। तो जिस तरीके से इस चिट्ठी में लिखा है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जानना चाहता है इलाहाबाद हाई कोर्ट से कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस शिकायत के आने के बाद क्या कार्रवाई हुई और उसके बाद कितनी बार शिकायतें इस महिला जज ने की हैं, और उसके बाद जो इंटरनल कमेटी है, इंटरनल कमेटी ने जो बातचीत की उस आधार पे क्या फाइंडिंग्स निकाली थी, वो सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने मांगी हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो रजिस्ट्रार जनरल हैं वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, रिपोर्ट देंगे। फिलहाल जो जज हैं, महिला जज, वो उसी ज़िले में तैनात हैं, अभी भी मौजूद भी वहीं पे हैं जहां पर उनकी पोस्टिंग है, और बताया जा रहा है कि वो शायद छुट्टी पर हैं।
तो काम नहीं कर रही हैं, लेकिन उसी ज़िले में वो मौजूद हैं। हमने भी कोशिश की थी संपर्क करने की, आइडेंटिटी रिवील ना करने की, लेकिन फ़िलहाल वो बात भी नहीं करना चाहती हैं। और जिस भाषा में उन्होंने चिट्ठी लिखी है वो बहुत हार्श है। कामकाजी महिलाओं को उन्होंने कहा है कि वो यौन शोषण के माहौल में काम करना सीख ले। तो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, इच्छा मृत्यु की बात की है, इसको देखते हुए ये मामला बहुत गंभीर हो चला है। कल हमें भी जब ये चिट्ठी मिली तो पहले हमें लगा कि ये किसी ने शरारत की होगी और सोशल मीडिया की वजह से ये हमारे पास आई है। हालांकि एक सोर्स ने भेजा था। फिर हमने इस जब खबर को कंफर्म करने की कोशिश की, महिला जज से संपर्क करने की कोशिश की, उनके तैनाती वाले ज़िले में बात की, तो पता चला कि ये जो चिट्ठी है ये सही है। और पिछली पोस्टिंग में इस महिला जज ने ये शिकायत की थी ज़िला जज के और उनके सहयोगियों के खिलाफ, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। और कार्रवाई ना होने के बाद अब महिला जज ने चिट्ठी लिखी है। और इस चिट्ठी में जो तारीख थी वो 15 दिसंबर थी, जबकि कल 14 तारीख थी। इस वजह से भी इस चिट्ठी को लेकर थोड़ा शुरुआत में कन्फ्यूजन था, लेकिन जब ये क्लियर हुआ कि ये चिट्ठी भी सही है और शिकायत भी सही है, उसके बाद से ये मामला तूल पकड़ता गया। और जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो इसका संज्ञान लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट से इसकी रिपोर्ट मांगेंगे। तो फिलहाल हाई कोर्ट क्या जवाब देता है और उस जवाब में महिला जज ने जो आरोप लगाए हैं उस आरोप पे कितनी सच्चाई है, और जो जज हैं जिनके खिलाफ ये शिकायत है उस जज पर क्या कार्रवाई होती है, ये फिलहाल फ्यूचर में पता चलेगा। सिकता जी रणवीर, बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और इस चिट्ठी में जो बात इस महिला जज ने लिखी है कि एक जज होते हुए वो अपने आप को इंसाफ नहीं दिला पाई और शिकायतें उन्होंने लगातार की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वायरल होने के बाद अब कार्रवाई हो रही है और संज्ञान लिया है चीफ जस्टिस ने। देखिए, ये जो चिट्ठी है, इस चिट्ठी को अगर आप गौर से देखेंगी तो महिला जज ने अपनी जितनी पीड़ा थी इस 2 पेज की चिट्ठी में लिख दी है। और बहुत यंग है, 2019 की ज्वाइनिंग है, 1992 की उनकी पैदाइश है। और जो नौकरी है वो 2052 तक की उनकी नौकरी है। यानी कि अपनी नौकरी की शुरुआती दिनों में ही उन्होंने मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का शोषण झेला। और उस शोषण की वजह से उन्होंने शिकायत इस बात की कि दूसरों को न्याय दिलाने वाली महिला जज अपने लिए ही न्याय नहीं करवा पा रही है। अपनी तमाम शिकायतों के बावजूद उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। और इस वजह से इच्छा मृत्यु की बात करते ही ये जो चिट्ठी है सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल और बाकी अधिकारी हैं वो संपर्क करेंगे महिला जज से। इंटरनल कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनसे संपर्क करेंगे। इस चिट्ठी में जो बातें हैं उन बातों की को लेकर के एक इन्वेस्टिगेशन होगा, रिपोर्ट फाइल होगी। और रिपोर्ट फाइल होने के बाद जाहिर है कि ये जो महिला जज हैं उनकी शिकायत अगर सही पाई गई तो संबंधित जो जज हैं, जिला जज, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। जी शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए रणवीर सिंह आपका। तो एक महिला जज की इस शिकायत ने याद दिलाया है कि हमारे दफ्तर अब भी महिलाओं के लिए सहज और सुरक्षित नहीं है। इंडिया फोर्ब्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी कंपनियों में यौन उत्पीड़न के मामले जुटाने वाली संस्था complyKaro.com ने बीएससी में शामिल 100 कंपनियों के अंदर सर्वे कर ये नतीजे निकाले। साल 2019-20 में यौन उत्पीड़न के 999 शिकायतें आई थीं। साल 2020 और 21 में 595 शिकायतें आईं। साल 2021-22 में 759 शिकायतें आईं। और यही नहीं, 50% महिलाएं कम से कम एक बार उत्पीड़न की शिकार हुई हैं, जबकि 55% महिलाएं शिकायत करने के लिए अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाई। यही है आज चर्चा का मुद्दा। कीर्ति सिंह, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट की, साथ ही ऋतुपर्णा चक्रवर्ती, को फाउंडर टीम लीज सर्विसेज, आप दोनों का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। कीर्ति जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम तीनों महिला हैं, अपने अपने ऑफिसेज में काम करते हैं और एक महिला जज का जब एक चिट्ठी वायरल होती है तो हमें ये चर्चा करनी पड़ रही है कि आज के युग में भी महिलाएं अपने ऑफिसेज में, अपने कार्य क्षेत्रों में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। कीर्ति सिंह जी, ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि एक जज ने को इतनी कोशिश करनी पड़ी अपनी शिकायत सुनाने के लिए। और ये चिट्ठी भी बहुत दिनों से पेंडिंग थी शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो कमेटी है, जज ने ये भी कहा कि भाई बात ये है कि जो लोगों को बुलाया गया है विटनेसेस के तौर से, तो ये सब विटनेसेस जूनियर हैं जो डिस्ट्रिक्ट जज के।
जूनियर हैं, तो वो जी। पता नहीं उनके बारे में कुछ कर पाएंगे कि नहीं। और उन्होंने ये भी शिकायत करी कि इसके दौरान, और ये कानून का मामला है, हमारे जो पॉश एक्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक महिला मांग सकती है कि उसका जो अक्यूज पर्सन हो, उसको वो ट्रांसफर हो जाए, या वो अपने आप भी छुट्टी मांग सकती है। और ये कहा गया है कि अगर एक महिला मांगती है तो ये देना चाहिए उसको। पर हम्म। इस केस में ये नहीं माना गया। वो जो आईसी, जो शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट की थी, उसने नहीं माना है ये। और जी। प्रॉब्लम ये है कि आईसीज जो एग्जिस्ट कर रही हैं वो ठीक से नहीं एग्जिस्ट कर रही हैं। पता नहीं कितनी महिलाएं उसमें हैं, कितने। और कानून में तो ये है कि आधा, कम से कम आधी आईसी महिलाओं की होनी चाहिए, और जी। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो भी एक महिला होनी चाहिए। एक तो ये है। दूसरा ये है कि वो जो जांच होती है वो, मतलब एकदम नेचुरल जस्टिस के रूल्स फॉलो करती है जांच। वो जांच एक ऐसी होनी चाहिए जहां पे एक जो उत्पीड़न महिला है वो जाके अपनी कहानी ठीक ठाक बता पाए, अपना जो भी वो लाना चाहती है अपने विटनेसेस को ला पाए, और उसकी सुनवाई हो। तो ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि ये बेचारी महिला, इसकी ये हालत हो गई कि ये इसने ऐसी चिट्ठी लिखी कि अब मेरा कोई चारा नहीं है, मुझे जी। खुदकुशी करने दीजिए। ये तो मैं सोचती हूँ बहुत वो है। और जो आपने स्टेटिस्टिक्स कोट करे हैं वो बिल्कुल सही है, बिकॉज उसमें ये लिखा है कि इसीलिए बहुत सारी महिलाएं अभी तक नहीं कंप्लेन भी जी। नहीं तो करती ये सेक्सुअल जो बात हैरेसमेंट। कीर्ति सिंह आप कर रही हैं, ऋतुपर्णा, मैं आपको यहाँ लाना चाहूंगी। ये एक सरकारी तंत्र या फिर न्यायपालिका के तंत्र के अंदर का मामला है, लेकिन बहुत सारी छोटी बड़ी पब्लिक प्राइवेट कंपनियां हैं जहां पर इस तरह के मामले शायद रोजाना आते होंगे। कई महिलाएं हिम्मत कर कर अपने एचआर को कंप्लेन करती होंगी, कई नहीं। तो आपको क्या लगता है, आप इस तरह की कंपनियों से डील करती हैं, क्या ये मंशा नहीं रहती कि जो महिलाएं हैं, जो इक्वल वर्क फोर्स हैं, वो एक तरह से अपने वर्क प्लेस को सुरक्षित महसूस करें और सहजता से वहां वो काम कर पाएं? क्या वो मंशा नहीं रहती है एम्प्लॉयर्स की? हाँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन द शो। हाँ, मतलब प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि आप अभी हुआ है ये पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर, प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। हाउएवर मेरा मानना है कि 2013 जब पॉश एक्ट जब से इम्प्लीमेंट हुई है और उसके ऊपर लिस्टेड कंपनीज के ऊपर जो रेगुलेशंस अभी हैं, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है जिसमें आपको डिक्लेयर और रिवील करना पड़ता है हर ऐसी मटेरियल इवेंट्स, उससे देखा गया कि कुछ तो बदलावट और कुछ तो इम्प्रूवमेंट जरूर हुई है। अगर एक फैक्ट आप देखें, 2022-23 में जो नंबर ऑफ केसेस जो एक्सचेंज में रिपोर्ट किए गए हैं अबाउट पॉश इंसिडेंट्स व्हिच हैव बीन ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द आईसी कमिटी बहुत सारी कंपनियों में, जहां की आप एक तरह से देखा जाए कि बहुत एक जंप, एक लीप हुई है पिछले उससे एक साल पहले से। बट दैट्स इन अ वे इज अ गुड साइन। और इस साइन का क्या मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे विमेन एम्प्लॉइज है। आई मीन मेरा मानना ये नहीं है कि इंसिडेंट्स बहुत ड्रामेटिकली बढ़ गए हैं, बट जो एक कॉन्फिडेंस है महिलाओं में प्राइवेट सेक्टर में टू काइंड ऑफ रिपोर्ट सम ऑफ दीज इंसिडेंट्स टू द आईसी कमिटी, उसमें तो जरूर एक इम्प्रूवमेंट आई है कि अभी उनमें एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ अगर हम जाएंगे तो सुनने वाला कोई है। परफेक्शन नहीं है, मेरा मानना है कि अभी भी बहुत, मतलब दिल्ली अभी दूर है इस मामले में। तो ऐसा नहीं कि हर एक कंपनी में सेम माहौल है और सेम कॉन्फिडेंस है विमेन एम्प्लॉइज में, बट इम्प्रूवमेंट प्राइवेट सेक्टर में मेरा मानना है जरूर हुई है। एटलीस्ट इंसिडेंट को आप कह रिपोर्ट रही हैं कि करने में। इम्प्रूवमेंट आया है। आप ये भी आंकड़े बता रहे हैं कि महिलाएं हिम्मत कर कर इस तरह के मामलों को सामने ला रही हैं, लेकिन सामने ला रही हैं। कीर्ति सिंह, आपने गिनाया तमाम एक्ट्स हैं, कानून हैं इस तरह के मामलों को देखने के लिए, लेकिन फिर भी
जो मेल कॉलीग्स हैं ऑफिसेज में वो ओवरस्टेप करते हैं और महिलाओं को इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो क्या उन एक्ट्स की जो कारगरता है या फिर जो एक तरह से एक एंड पर ले जाने का जो स्टेप है, क्या सजा मिल पाती है लोगों को? डर नहीं है इन एक्ट से मेल कॉलीग्स को कि महिलाएं एक तरह से विक्टिमाइज अभी भी हो रही हैं, जबकि कानून है, सब कुछ है, एचआर रूल्स हैं, विशाखा गाइडलाइंस एचआर को इंप्लीमेंट करना है, तमाम चीजें आप लोग बता रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हिम्मत कहाँ से आ रही है? ये हिम्मत इसलिए आ रही है क्योंकि अभी तक हमारे जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं इन इंडस्ट्रीज में, इन ऑफिसेज में, इन कोर्ट्स में, कभी कभी तो वो ये नहीं समझ, वो अभी भी डीपली पेट्रियार्कल है। उनमें अभी तक क्या क्या व्यवहार करना चाहिए औरतों के साथ उनको नहीं मालूम है। वो उसी वो अभी भी सोचते हैं कि वो जैसा चाहे कर सके। एक औरत एक दूसरे दर्जे की वर्कर है, सिटीजन है, और उसको जिस तरह ट्रीट करना चाहते हैं वो कर लें। तो प्रॉब्लम तो ये है कि अभी बहुत ज्यादा चर्चा की जरूरत है, इसमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, बहुत ज्यादा चेंज की जरूरत है माइंडसेट में, कि लोग बदलें, लोग समझ पाए। और ये तभी हो पाएगा जब, जैसे कि ये केस है, इसमें बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप्स ली जाएं। और हर केस में जो ऐसा होता है उसमें स्टेप्स अगर ली जाएं टाइमली, ये नहीं कि औरत रुक रुक के खुद ही निराश हो जाए कि अब हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, क्या करें, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, हमारे खिलाफ ही चल रहा है ये सब। तो ये जो निराशा है ये नहीं आनी चाहिए। ये कमिटीज को ठीक से फंक्शन करना चाहिए। पॉश एक्ट तो हो गया है, पर जी अभी तक बहुत सारी कंपनीज ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा है। और जहां इम्प्लीमेंट भी करते हैं, हमने देखा है कि जो करेक्ट प्रोसीजर्स हैं वो नहीं फॉलो करते हैं। और जो, जैसे कि एक अगर कंप्लेंट आती है तो एक्ट तो ये कहता है कि 3 महीने में उसकी जांच हो जानी चाहिए। उसी 3 महीने में आप कंप्लेनेंट को बुलाएं, उसके विटनेसेस को बुलाएं, आप जो अक्यूज्ड है उसकी सुनवाई करें, तो उसके विटनेसेस को तो आप सुन कह रहे लें। हैं कि जागरूकता के अलावा जो आप कह रही हैं कि जो कंप्लेनेंट है अगर उसको न्याय चाहिए तो एक तरह से ओनस कंपनीज पर भी होना चाहिए, ज्यादा सख्ती ऋतुपर्णा क्या कंपनीज पर भी होनी चाहिए, उनकी जवाबदेही, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ानी होगी, क्योंकि तभी एक तरह से वो डेटरेंट होगा मेल वर्कफोर्स के लिए, मेल कॉलीग्स के लिए। और इसमें हम सोचते हैं कि ये भी जी बहुत जरूरी है कि उनको बताया जाए कि सेक्सुअल हैरेसमेंट होता क्या है। कोई भी अनवेलकम एक्ट, कोई भी बात जो उसको नहीं पसंद है वैसे करने की, सेक्सुअल मीनिंग के साथ कोई भी इनुएंडो और वो उस बारे तरह। में कंप्लेन कर सकती। जी ऋतुपर्णा जी, आप तो कुछ कह रही थी। जी 3 सॉल्यूशंस है इसका। एक सॉल्यूशन, उसमें टाइम लगेगा, बट सबसे लास्टिंग और इम्पैक्टफुल सॉल्यूशन शायद यही हो सकता है। ये सब इंसिडेंट्स इंडिया में ज्यादा हो रहे हैं और ऐसे सिचुएशंस उभर के आ रहे हैं क्योंकि हमारे वर्कफोर्स में, वर्क प्लेसेस में वुमेन का पार्टिसिपेशन अभी भी बहुत कम है। अगर वुमेन माहौल में, वर्क प्लेसेस में वुमेन ही नहीं होंगे तो ये सब इंसिडेंट का को बढ़ावा मिलता है इन द लॉन्ग रन। सो द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये सारे प्रॉब्लम्स की है कि किसी भी तरह हमको एक साथ मिलके जितने स्टेक होल्डर्स हैं, वो जुडिशरी में हो, गवर्नमेंट में हो, कॉर्पोरेट्स में हो, सबको मिलजुट के ये कोशिश करनी पड़ेगी कि किस तरह से अपने वर्क फोर्सेस में एक इंक्लूसिविटी लाए, डाइवर्सिटी लाए, ताकि महिलाएं हो वर्क प्लेसेस जी में। तो ऐसी चीज करने का जो साहस होता है वो शायद थोड़ा डिमिनिश हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज इट्स अ केस वेयर मेजॉरिटी इज ऑफ द ऑपोजिट सेक्स। That of course is the long term solution. So that's why कितने rules, laws, regulations हैं, या जो भी चीज हम कर सकते हैं women को work places में वापस लाने की, वो तो कोशिश हमको करती रहनी पड़ेगी। Short term में of course I mean I'm actually appalled। ये जो incident हुआ है ये जुडिशरी में हुआ है।
हम कोर्ट के पास जाते हैं अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए, इट्स द अल्टीमेट प्लेस। तो इन पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ कोर्स एक इमीडिएट स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन, एंड देन ऑफ कोर्स हमको ये देखना है कि आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जैसे कीर्ति मैडम ने अभी बताया कि एक चेयरपर्सन इज अ वुमन, व्हाट्स द बैकग्राउंड, इज देयर एनी काइंड ऑफ connection because of which this case was not reported or acted upon, whether 50% constitution of the committee consists of women or not, as much as the person who is the perpetrator in this particular case, humko ye, and if that person is proven to be the perpetrator, not only should that person be punished, the entire institution which failed this woman has to be punished. And if you were, it's not, it takes. So in case of private sector or organizations outside the judiciary, it's not the person who has done the act, even the organization who, in spite of the POSH Act, which I think is very strict, if it allowed for something like this to happen, even organization needs तो to उनकी भी जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह रही ऋतुपर्णा बनती है। बहुत अहम सुझाव आपने दिए हैं जिस पर गौर करना जरूरी है इस वक्त। लेकिन ये जो ताज़ा मामला है महिला जज का यौन उत्पीड़न का, उन्होंने तमाम शिकायतें की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब उनकी चिट्ठी सोशल मीडिया में वायरल हुई है तो खुद चीफ जस्टिस ने संज्ञान लेते हुए इस मामले पर कार्रवाई की बात कही है और जवाब मांगा है इलाहाबाद हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने। तो इतना ही इस चर्चा में वक्त था। कीर्ति सिंह और ऋतुपर्णा चक्रवर्ती, आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एनडीटीवी इंडिया में खबरें जारी रहेंगी। आज राजस्थान की कमान भजनलाल शर्मा ने संभाल ली है। बीजेपी स्पष्ट बहुमत लेकर राजस्थान में आई। भजनलाल शर्मा ने अपने 66वें जन्मदिन पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वो जयपुर की सांगानेर सीट से चुनाव जीते हैं। वो पार्टी में सक्रिय होने के साथ साथ आरएसएस और एबीवीपी से भी जुड़े रहे। राजस्थान में 33 साल बाद कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना है। इसके अलावा आज 2 उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली। जयपुर की विद्याधर नगर सीट से विधायक दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री बनी, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा बने। 54 साल के बैरवा भी जयपुर जिले के ही दूदू विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम्स को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 15 केंद्रीय मंत्री और 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। और शपथ के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बधाई देने वालों का तांता लगा है। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने उनसे बात करने की कोशिश की। You can see the new Chief Minister Bhajan Lal coming out and he is meeting a lot of his supporters. भजन लाल जी बहुत बहुत बधाई। जी क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? सबसे पहले क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी भजन लाल जी? क्या प्राथमिकता रहेगी? चलिए मैडम प्रणाम सर, चलो ना Chief Minister there just accepted congratulations, लेकिन बात नहीं किया उन्होंने। और हमने पूछा उनसे कि क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी, लेकिन भजन लाल जी ने बोला नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस जरूर एक्सेप्ट किया। अब आगे कार्यक्रम में लोगों से मिलते हैं, भजन लाल जी निकल रहे हैं और भजन लाल जी के लोगों से मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि जा रहे हैं और बात करने की कोशिश की, लेकिन प्राथमिकता नहीं बताई, बस सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस एक्सेप्ट किया है उन्होंने। गाड़ी में भजन लाल आपको बहुत बहुत बधाई सर, आपको बहुत बहुत बधाई। और क्या प्राथमिकता रहेगी इस जोशी जी ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि क्या प्राथमिकता
प्राथमिकता रहेगी सरकार की। तो सीपी जोशी और नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजन लाल जी दोनों निकल चुके हैं यहाँ से। मीडिया से उन्होंने बात नहीं की, हमारा जो बधाई थी वो जरूर उन्होंने एक्सेप्ट किया। और उसके बाद में जब सरकार की प्राथमिकता बोली गई तो सीपी जोशी और नानो भजन लाल जी ने जवाब नहीं दिया है, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि जो सीपी जोशी ने साफ कहा है कि भजन लाल जी बताएंगे। ईदगाह मस्जिद सर्वे पर रोक लगाई नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सर्वे के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हम किसी आदेश को स्टे नहीं कर रहे हैं, कहना है सुप्रीम कोर्ट का। हाई कोर्ट को बताया जाए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, कहना है सुप्रीम कोर्ट का। इस पर 9 जनवरी को सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ताओं को परेशानी हो तो वो अपील कर सकते हैं, अदालत ने कहा है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के कोर्ट कमिश्नर से सर्वे कराने की मंजूरी दी है और 18 दिसंबर को तय होगा कि कोर्ट कमिश्नर कौन होंगे। आज शाही ईदगाह मामले में जो कल ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था एडवोकेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी बिना कोई प्रॉपर एसएलपी के। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन इसको सुनेंगे। बिना ऑर्डर देखे हुए हम उसको कैसे स्टे कर सकते हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। और उधर महुआ मोइत्रा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। लोकसभा से एक्सपेल हुई महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 3 जनवरी को करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केस फाइल पढ़ने के लिए उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। अब जो होगा तो 2 बजे के बाद ही होगा ना। और अब खबर गुजरात की, जहां के सूरत से चोरी की ऐसी घटना सामने आई है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल एक शख्स ने अपनी बाइक चोरी होने के बाद सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिख दिया। जब ये पोस्ट चोर ने पढ़ा तो उस शख्स को बाइक लौटा दी। बाइक के मालिक परेश भाई पटेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि श्रीमान सज्जन चोर, आप मेरी बाइक को लेकर चले गए हैं, लेकिन बिना चाबी और आरसी बुक के आपको बाइक चलाने में दिक्कत होगी। तो बाइक की चाबी और आरसी बुक पार्किंग में जनरेटर के ऊपर कोने में रखी हुई है, जिसे आप ले जाएं। आप मेरी चिंता मत करना, मैं साइकिल से भी गुजारा कर लूंगा। बाइक मालिक की सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट जब उस चोर तक पहुंची तो चोर 2 दिन के अंदर चोरी की गई बाइक को वापस उसी जगह पार्क करके चला गया जहां से उसने उस बाइक की चोरी की थी। परेश भाई पटेल 9 दिसंबर को सुबह ऑफिस पहुंचे और अपनी बाइक बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी कर दी। शाम को जब वो घर जाने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि उनकी बाइक पार्किंग में नहीं थी। इसके बाद परेश पटेल ने पार्किंग में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में एक शख्स बाइक चोरी करते हुए देखा गया था। शाम को 6:30 बजे के आसपास एक चोर आता है और मेरी बाइक लेके चला जाता है बिना चाबी के। तो दूसरे दिन मैंने पुलिस में कंप्लेंट की और उसके बाद में मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली। वो सिर्फ चोर के लिए ही थी। उसने पढ़ा होगा और उसका आधे परिवर्तन हो गया। आधे परिवर्तन होने के बाद वो उसी पार्किंग में आके वो सीसीटीवी कैमरे के सामने ही मेरी बाइक रख के गया और जो उसने डैमेज किए थे, बिना चाबी के ले गया था तो वायरिंग में उसने डैमेज किया था, वो डैमेज भी रिपेयर करके और सीसीटीवी कैमरे के सामने ही रख के चला गया। तो एक चोर ऐसा भी, एक चोरी ऐसी भी। एनडीटीवी में इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।